हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनीष कुमार गुप्ता, एचओडी ऑफ बायोलॉजी एट निशांस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कोटा। तो आज हम 12th बायो की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नर और मादा युग्मकोद्भिद संरचना और विकास। तो नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका विकास हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट पढ़ने से पहले हमें एक बार वापस पुष्प पर जाना पड़ेगा। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है जिसमें लैंगिक जनन की घटना संपन्न होती है। पुष्प को हम बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पुष्प रंध्र होता है उस पर पर्व संधियां पर्व उपस्थित होते हैं जिनमें पुष्पीय अंग लगे होते हैं, इसलिए इसको हम बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहते हैं। इसी के साथ अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद स्टार्ट करने से पहले वापस हमें पुंकेसर की डिटेल पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें पुंकेसर की काफी डिटेल दे रखी है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। पुंकेसर पुंकेसर पुमंग की एक इकाई होती है। पुमंग नर जननांग के रूप में जाना जाता है। तो पुंकेसर को अब एक नया नाम भी दे सकते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। इसमें पुंकेसर के 3 भाग दिखाए गए हैं। सबसे पहले परागकोश, योजी और पूतंतु। पूतंतु एक तंतुनुमा संरचना होती है। योजी एक उत्तक है जो परागकोश की दोनों पालियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद परागकोश, जो कि पुंकेसर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। परागकोश परागकोश का परिवर्धन यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, अर्थात सुबीजाणुधानीय परिवर्धन इसमें देखा गया है। ये परिवर्तन किस प्रकार का होता है? तो इसमें 2 या 2 से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिकाओं से बीजाणुधानियां बनती, इसलिए हम इसको सुबीजाणुधानीय परिवर्तन कहते हैं। इसमें प्रपशु कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती है, जो कि परागकोश की भित्ति में ही पाई जाती है। ये कोशिकाएं बड़ी और सघन जीव द्रव्य वाली होती। परागकोश के संरचना में अगर अपन देखें तो इसमें हमें आगे एक पालियां नजर आएगी, 2 पालियां। परागकोश में 2 पालियां दिख रही है और इन 2 पालियों में हमें प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ नजर आते हैं। इन प्रकोष्ठों को ही हम लघु बीजाणुधानियां कहते हैं। तो स्टूडेंट, चित्र में आप देखिए, परागकोश यदि 2 पालियों वाला है तो उसमें 4 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती, और इन लघु बीजाणुधानियों में ही लघु बीजाणु जो आगे चलकर परागकण का रूप लेंगे उनका निर्माण होता है। तो एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं? तो एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती है। लेकिन यदि मालवेसी कुल के पादपों में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो इस कुल के पादपों में जो परागकोश है वो एक पालित होता है। तो एक पाली होगी तो इसमें 2 ही लघु बीजाणुधानियां बनेगी। इसके बाद हम लघु बीजाणुधानी की डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम परागकोश की संरचना पढ़ रहे हैं। परागकोश की संरचना में हम देखेंगे परागकोश की भित्ति और बीजाणुजन कोशिकाएं। तो परागकोश की भित्ति को यदि हम ढंग से देखेंगे तो इसमें 4 परतें नजर आती। तो इसके लिए अब हमें दूसरा डायग्राम देखना है। देखिए स्टूडेंट, परागकोश की संरचना में परागकोश की भित्ति और बीजाणुजन कोशिकाएं या उत्तक पाया जाता है। सबसे पहले यदि हम परागकोश की भित्ति देखें तो इसमें बाहर से भीतर की ओर 4 परतें पाई जाती हैं। इसमें हम सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा कहते हैं, जो एक स्तरीय होती। दूसरी परत को बोलते हैं अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम
सेकंड नंबर की परत है, ये भी एक स्तरीय होती है, परंतु इसमें अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है। ये आर्द्रता ग्रही होती है, और यदि इसमें शुष्कता आ जाती है तो ये तन जाती है और शुष्क होकर फट जाती है, अर्थात ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होती। तीसरी परत है मध्य परत, जो काफी मोटी होती है और इसमें भी वही सुविधा है, यानी कि ये भी परागकोश को फटने में सहायता करती। सबसे इंपॉर्टेंट परत, सबसे भीतरी परत होती है टेपिटम। टेपिटम परागकोश की भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है, और टेपिटम का मुख्य कार्य है पराग कणों को, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। टेपिटम टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट परत है, ये पराग कणों को, लघु बीजाणुओं को पोषण उपलब्ध कराती है। टेपिटम दो प्रकार की होती है, अमीबीय टेपिटम, स्त्रावी या फिर ग्रंथिल टेपिटम। अमीबीय टेपिटम किसे कहते हैं? तो अमीबीय टेपिटम में ये अमीबा के समान गति करती हुई लघु बीजाणुओं को पोषण उपलब्ध कराती। और दूसरी जो है वो है ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम। इसमें पोषक पदार्थ स्त्रावित होता है और वो लघु बीजाणुओं को पोषण उपलब्ध कराता है। तो परागकोश की अनुप्रस्थ काट में हम इन चारों परतों को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद टेपिटम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। टेपिटम में वसीय परत युक्त संरचना पाई जाती है, जिसको हम प्रोयूबिस्काय कहते हैं, और इस पर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ जमा हो जाता है, जो जमा होने के बाद अब इस प्रोयूबिस्काय को हम यूबिस्काय कहते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, स्पोरोपोलेनिन बहुत ही कठोर पदार्थ होता है और ये पराग कणों की बाहरी भित्ति का निर्माण करता है, यानी कि पराग कणों की बाहरी परत बनाता है, जो इसे प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वह है बीजाणुजन कोशिकाएं। बीजाणुजन कोशिकाएं परागकोश की भित्ति के अंदर ही पाई जाती है और इनके द्वारा ही समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिकाएं बनती है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिकाएं बनाती है बीजाणुजन कोशिकाएं। बीजाणुजन कोशिकाओं ने लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण किया और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ही आगे चलकर लघु बीजाणुओं का निर्माण करती। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। तो चित्र में हमें यहाँ पर दो अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो चित्र है वह है परागकोश की अनुप्रस्थ काट। परागकोश के अनुप्रस्थ काट में हमें चारों परतें आसानी से नजर आ रही है, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य परत और सबसे भीतर होती है टेपिटम। इसके बाद बीजाणुजन उत्तक, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। बीजाणुजन उत्तक अंदर की तरफ होता है और इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु बनते हैं। इसके अलावा इसमें जो दूसरा डायग्राम जो दे रखा है वह है स्फुटित परागकोश। ये स्फुटित यानी कि फटा हुआ परागकोश होता है। लघु बीजाणु अब परागकण बन जाते हैं क्योंकि अब वो परिपक्व हो जाते हैं। तो इस तरह ये जो लघु बीजाणु धानी है ये इसमें फटी हुई दिखाई दे रही है और परागकण मुक्त हो रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास यहाँ तक ही है। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।